आज की क्लास में हम आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। आई थिंक आप पिछली क्लास में आपने न्यू आइडियाज के बारे में पढ़ा था। न्यू आइडियाज में आपको जैन आइडियाज और बौद्ध आइडियाज के बारे में बताए थे। न्यू आइडियाज के बारे में आपको पता होगा, पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे। बच्चों, आज की क्लास में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाना है, ठीक है? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। और आज की क्लास में तमाम किंगडम्स इंडिया में आए थे। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदास, जिनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध सबसे ताकतवर महाजनपद था। और इस मगध महाजनपद में आपको बताएं कि मौर्य वंश सबसे पहली ऐसी डायनेस्टी है जो ताकतवर थी। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो मौर्य डायनेस्टी (322 BC से 185 BC तक मौर्य वंश का शासन था। तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदास। जनपद माने जिला होता है, महाजनपद का मतलब बड़े बड़े जिले। उस समय ऐसे 16 बड़े बड़े महाजनपद थे जहां अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी। बाद में मगध में मौर्य वंश आया। इस मौर्य वंश ने बाकी महाजनपदों पर कब्जा जमा लिया और लगभग पूरे इंडिया पर, इंडिया से बाहर थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट पर मौर्य शासकों ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे इंडिया को 5 स्टेट में डिवाइड किया था, 5 स्टेट्स में डिवाइड किया था। और यहां अगर देखें तो इनकी कैपिटल पूछा जाए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज का पटना, यह इनकी कैपिटल थी। टुडेस पटना, आज का पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्र। इसको ग्रीक भाषा में पोलीबोथा भी कहा गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पोलीबोथा किस जगह का नाम था, तो पाटलिपुत्र को पोलीबोथा भी कहा गया है। और वैसे पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम, इससे भी पुराना नाम कुसुमपुर था बच्चों। सबसे ओल्ड नेम कुसुमपुर था। कुसुमपुर के बाद इसका नाम पाटलिपुत्र बना। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन एक राजा था मगध में, इसी ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। और पाटलिपुत्र को फर्स्ट टाइम उदयन ने कैपिटल बनाया था। पाटलिपुत्र जैसे आज दिल्ली है, इस तरह से प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस था। तो पाटलिपुत्र नाम का शहर उदयन ने बसाया था, प्राचीन काल का एक किंग। पहली बार इसको कैपिटल उदयन ने बनाया था। मौर्य शासकों के समय में पाटलिपुत्र कैपिटल थी। अब अगर आप देखें तो सबसे पहला किंग चंद्रगुप्त मौर्य था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC से लेकर 298 BC तक
चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश का फर्स्ट किंग था। लेकिन इसके बारे में बड़ा विवाद है, किस जाति का था यह पता नहीं है। कास्ट के बारे में बहुत विवाद है बच्चों। ब्राह्मण टेक्स्ट बुक में इसको शूद्र कहा गया है, जैन और बौद्ध पुस्तकों में इसको क्षत्रिय कहा गया है। विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस बुक लिखा है संस्कृत भाषा में, उसमें इसको वृषभ कहा गया है। वृषभ माने बैल, और बैल जानते मेहनत का काम करता है, इसलिए इसको वैश्य कास्ट का माना गया है। तो जाति पर बड़ा विवाद है, कास्ट को लेकर बहुत विवादित है। और ढूंढीराज ने यह कहा कि यह धनानंद की दासी से पैदा हुआ था। धनानंद की एक मेड सर्वेंट थी, उसका नाम मुरा था। उसने कहा कि यह मुरा नामक एक दासी से पैदा हुआ था। लेकिन संस्कृत व्याकरण में मुरा शब्द का मतलब मौर्य होता है, पुल्लिंग मुर से मौर्य होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से मुरा गलत है, मुर से मौर्य होता है, मुरा से मौर्य होता है। इसलिए ढूंढीराज का कि नंदराज की एक दासी से थी, ये था वो गलत है। तो कुल मिला के इसको वैश्य कास्ट का माना गया है। लेकिन इस किताब में यानी मुद्रा राक्षस एक किताब है, यह संस्कृत में है। इस किताब के लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस किताब बाद में लिखा है, गुप्त काल में इस किताब को लिखा गया है। मौर्य वंश के ऊपर यह किताब लिखी गई है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य बताया गया है बच्चों। और यही प्रश्न पूछा जाता है किस कास्ट का था, तो वैश्य लगाइए। लेकिन आपको बताएं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से इस वंश की स्थापना किया है। चाणक्य के पिता चणक थे, इसलिए इनको चाणक्य कहा गया है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य का मतलब कुटिल जो हो, कुटिल का मतलब डिटरमिन्ड हो, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चयी। कौटिल्य चाणक्य का वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। कौटिल्य अथवा चाणक्य का वास्तविक नाम श्री विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य कई नाम हैं, चाणक्य या कौटिल्य, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त लगाइएगा, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा। ये इनका रियल नेम है। और इन्होंने किताब लिखा है, अर्थशास्त्र बुक का नाम है। सो बच्चों, अर्थशास्त्र यह किताब इन्होंने लिखा है। और अर्थशास्त्र जानते हैं, यह राजनीतिक सिद्धांत पर किताब है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में, राज्य के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यह किताब लिखी गई है। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, इस बात को याद रखें। किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। इसमें राजनीति के बारे में, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा प्रजा के लिए क्या काम करे, प्रजा की भलाई में राजा की भलाई है, जितना भी राजनीतिक सिद्धांत है प्राचीन काल में, चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बेहद फेमस किंग था। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके पिता से खरीद लिया था। आपने पढ़ा ही होगा, चाणक्य ये
तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्टडी करते थे। कुछ दिन तक्षशिला में प्रोफेसर रहे। चाणक्य को वहां से निकाल दिया गया। चाणक्य पुअर हो गए, गरीब हो गए। वहां से ये चलते हुए पाटलिपुत्र आए। सोचा चलते हैं पाटलिपुत्र में, मगध की कैपिटल में अपनी दरिद्रता दूर करेंगे, दान वगैरह मिलेगा तो दान लेने के लिए जाएंगे। ऐसा ही किया इन्होंने। धनानंद के शासन काल में दान लेने के लिए धनानंद के किंगडम में चले गए। कैपिटल पाटलिपुत्र में गए, मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर में जब धनानंद दरबार में प्रवेश किया तो एक भद्दे यानी कुरूप, अगली और एक फटे पुराने कपड़े पहने चाणक्य को देखकर धनानंद क्रुद्ध हो गया। भरी दरबार में इनकी शिखा पकड़कर इनको मुख्य पुजारी के सिंहासन से उतार दिया। उसी समय इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वह नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। अब क्या करें, कैसे करें? चाणक्य स्वयं राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि किसी और के द्वारा राज्य करना चाहते थे। एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। बच्चों की एक नाटक मंडली नाटक प्ले कर रही थी। चंद्रगुप्त उसमें राजा का पाठ कर रहा था। उस रोल को देखकर चाणक्य बड़े प्रभावित हुए। कहा कि ऐसा राजा चाहिए इंडिया में। वह नाटक खत्म हुआ। उसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के पिता के पास गए, कुछ पैसे वगैरह देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया, अपने पास रखा, शिक्षा दीक्षा दिया, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सब की शिक्षा दिया। अंतिम में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना भर्ती कर लिया। डायरेक्ट मगध की कैपिटल, धनानंद की कैपिटल पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। धनानंद दोनों को बुरी तरह से हराया। इनकी सेना कुछ भाग गई, कुछ मारी गई। ये दोनों बड़े मुश्किल से बच पाए। ये दोनों बड़े मुश्किल से बच पाए, जंगलों में भागकर छिप गए। कुछ दिन के बाद भेष बदलकर अपने बारे में फीडबैक लेने के लिए किसी गांव से गुजर रहे थे तो बूढ़ी औरत रोटी पकाकर छोटे से बच्चे को रोटी खिला रही थी। बच्चा रोटी को बीच में से काट के खा रहा था और शिकायत लगा रहा था कि उसका मुख जल रहा है। ये दोनों वहां खड़े हो गए, देखे बूढ़ी औरत क्या जवाब देती। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बच्चे तेरी योजना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समान है। जैसे दोनों ने नंद वंश के विनाश की बात तो सोची, दोनों ने डायरेक्ट सेंटर पर हमला कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? दोनों हार गए। तुम भी डायरेक्ट सेंटर पर हमला कर रहे हो तो मुख तो जलेगा, रोटी को बगल से काट के खाओ, मुख नहीं जलेगा। इन दोनों की बात, वो बात दिमाग में आ गई। अब इन दोनों ने क्या किया बच्चों कि इन दोनों ने फिर से एक विशाल सेना भर्ती किया, कबीलों का, ट्राइबल्स पीपल का। और देन अब की बार यह कैपिटल पर नहीं बल्कि राज्यों को जीतना स्टार्ट किया, एक एक प्रांतों को जीतना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके पूरे प्रांत क्या किंगडम को जीत लिया। और 322 में अथवा 321 बीसी में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाला। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य सीजीएम शॉर्ट में कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। यह प्राचीन काल का प्रथम राष्ट्रीय शासक था बच्चों, फर्स्ट नेशनल किंग। अगर आपसे पूछें तो यही था। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। इंडिया का प्रथम नेशनल किंग इसी को माना जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने भारत को जीतने के बाद किंगडम को 5 प्रांतों में डिवाइड किया, प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट किया, किंग सेंटर में रहता था, सत्ता किंग के पास थी, प्रशासन प्रांत के गवर्नर को दे दिया, पावर को सेंट्रलाइज्ड किया, प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन किया था, विकेंद्रीकरण।
तो पहला ऐसा किंग पूरे इंडिया में, लगभग पूरे इंडिया को जीता और 5 प्रांतों में डिवाइड किया था, 5 स्टेट्स में। 5 प्रांत में किंगडम को डिवाइड किया। उत्तरापथ, उत्तरापथ, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। आज की डेट में पाकिस्तान के पंजाब में है ये, टुडे पंजाब में है बच्चों, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। दक्षिणापथ, इसकी कैपिटल, दक्षिणापथ की कैपिटल स्वर्णगिरी थी। आज की डेट में कर्नाटका में है स्वर्णगिरी, यह कर्नाटका में है। दक्षिणापथ की कैपिटल थी। तीसरा प्रांत अवंती राष्ट्र, इसकी कैपिटल अवंती राष्ट्र की सौराष्ट्र थी। आज की डेट में ये गुजरात में है। चौथा सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत, इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। आज का पटना बिहार में है। और बच्चों कलिंग था इस समय, आज की डेट में कलिंग उड़ीसा में है। इसकी कैपिटल तोसली थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के समय में ये 5 प्रांत थे। बाद में इसका नाम प्राच्य प्रोविंस रखा गया था। प्राच्य माने पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं वैसे, और इसकी कैपिटल कलिंग को बना दिया गया था। तो अशोक के समय में कलिंग इसकी राजधानी हो गई थी और अशोक के समय में इसको ये कहा गया था। तो 5 प्रांत में पूरे किंगडम को डिवाइड किया, 6 लाख सेना लेकर पूरे इंडिया को रौंद डाला, कब्जा कर लिया। केंद्रीय प्रांत छोड़कर, ये छोड़कर जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, बाकी जगह यहां 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 और यहां पर गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। यहां पर गवर्नर नहीं था, यहां पर मौर्यन किंग स्वयं बैठता था। पाटलिपुत्र में मौर्य किंग स्वयं बैठता था और पाटलिपुत्र में प्रशासन की देखभाल डायरेक्ट मौर्यन किंग के अंडर में होता था। बाकी प्रांतों में प्रशासन वहां का गवर्नर अपॉइंट माने किया करता था। गवर्नर को बच्चों आमत्य कहा जाता था। तो प्रांतों का शासन गवर्नर के अंडर में था, गवर्नर को आमत्य कहा जाता था। प्रशासन के लिए गवर्नर उत्तरदायी था, लेकिन वह गवर्नर मौर्यन किंग के अंडर में काम करता था। जो प्रशासनिक पावर दिया गया था उसी पर काम किया करता था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहां पर एक बात और बता रहे हैं, वह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें बनाई थी। अर्थात पाटलिपुत्र वीआईपी कैपिटल था, दिल्ली से भी अच्छा डेवलप्ड था। पाटलिपुत्र के चारों तरफ खाई बनी थी, गड्ढे चारों तरफ से खुदे हुए थे, जिसमें 2-3 हाथियां डूब जाती थी, जिससे विदेशी आक्रमणकारी या बाहरी आक्रमणकारी उस डिच को, उस गड्ढे को, खाई को क्रॉस न कर पाए। वेल प्रोटेक्टेड था। पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में मेगस्थनीज ने बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। सो पाटलिपुत्र में मौर्य किंग बैठता था। पाटलिपुत्र में 5 सदस्यों की
6 परिषदें थी। यह परिषदें नगर पालिका जैसा काम भी करती थी और सेना के 5 ब्रांचेस थी। सेना की 5 ब्रांचेस के लिए मदद भी देते थे। अर्थात जब लड़ाई होता था तो सेना की 5 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी? पैदल सिपाही थे, घुड़सवार थे, रथ वाले थे, हाथी वाले थे। रथ और हाथी अलग अलग थे और रथ जो था बुल्लक कार्ट होती थी और नेवी थी, 5वीं नेवी थी। तो 5-5 सदस्यों वाली 6 परिषदें यह म्युनिसिपल कारपोरेशन जैसा काम करती थी शांति काल में। और युद्ध काल में पांचों सेना की 5 विंग की मदद किया करती थी। कोई रास्ते में खाने पीने का अरेंज करता था, कोई राशन मुहैया कराता था, कोई साजो सामान देखभाल करता था। इस तरह से पांचों माने 6 काउंसिल, 6 काउंसिल में से 5 जो काउंसिल थी वह सेना का प्रबंध भी करती थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन ये प्रश्न पुट अप किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें पाटलिपुत्र में बनाई थी। Chandragupta Maurya founded 6 councils consisting 5 members in each council. These councils worked like municipal corporation, also responsible for the management of the 5 wings of army: navy, cavalry, infantry, navy. So these 5 councils are very important. 6 काउंसिल, 5 नहीं, 6 परिषदें, प्रत्येक परिषद में 5-5 सदस्य थे, टोटल 30 सदस्य थे। लेकिन आपसे पूछें किस काम के लिए बनाया गया था? पाटलिपुत्र में क्या काम करते थे लोग? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जन्म मरण का लेखा जोखा तैयार करना, कारखानों की देखभाल करना, विदेशियों को ठहराने की व्यवस्था करना। अगर कोई विदेशी आ जाए पाटलिपुत्र में, उसको रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती थी। आज के नगर पालिका जैसी पूरी काम करती थी। एक बात और ध्यान दें बच्चों, अवंती राष्ट्र की कैपिटल सौराष्ट्र थी, गुजरात में। अवंती राष्ट्र का गवर्नर अगर पूछा जाए तो अवंती राष्ट्र का गवर्नर जो था वह पुष्यगुप्त वैश्य था। पुष्यगुप्त वैश्य यह अवंती राष्ट्र का गवर्नर था। पुष्यगुप्त वैश्य अवंती राष्ट्र का गवर्नर, चंद्रगुप्त के शासनकाल में यहाँ का गवर्नर था अवंती राष्ट्र का। इसने गुजरात के काठियावाड़ में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के काठियावाड़ में पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाया था। This was the first dam built by Pushyagupta Vaishya, governor of Avanti Rashtra, during the time of Chandragupta Maurya. अर्थात चारों तरफ से एक बंधा डलवा दिया। बारिश का पानी इस सुदर्शन झील में इकट्ठा कर लिया जाता था, बाद में नहर या नाली द्वारा पानी सप्लाई किया जाता था सिंचाई के लिए। इंडिया में सिंचाई के उद्देश्य से बनी फर्स्ट डैम है ये। मौर्य किंग अशोक आया। अशोक चंद्रगुप्त का ग्रैंड सन था। अशोक के समय में सुदर्शन झील का मरम्मत कराया गया था। तो अशोका रिपेयर्ड सुदर्शन डैम। लेकिन शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट था। शाका रूलर रुद्रदमन फर्स्ट गुजरात में किंग बना। उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिपेयर्ड बाई, मरम्मत किसने कराई? अशोक ने। पुनर्निर्माण किसने कराया? रुद्रदमन फर्स्ट ने। तो इस झील की मरम्मत
रिपेयर्ड, तो बच्चों रिपेयर्ड बाई अशोका, अशोक ने इसकी मरम्मत कराई। और पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए, पुनर्निर्माण यह पूछा जाए, रिकंस्ट्रक्टेड या रिनोवेटेड पूछा जाए, तो रुद्रदमन फर्स्ट ने, शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। फर्स्ट सेंचुरी एडी में यह बांध टूट गया, फिर से बनवाया, और आगे चल करके एक बार स्कंद गुप्त के समय में, गुप्त वंश के राजा स्कंद गुप्त के समय में फिर से बना है। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त ने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। मरम्मत अशोक ने कराई। अशोक चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन था, लेकिन रुद्रदमन फर्स्ट के समय में जब यह बांध टूट गया, इसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाया। रुद्रदमन फर्स्ट के जूनागढ़ लेख पर, गिरनार के पास है जूनागढ़, जूनागढ़ लेख नाम है, उस लेख को संस्कृत में रुद्रदमन फर्स्ट ने लिखवाया है। जूनागढ़ लेख पर सुदर्शन झील का जिक्र किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी कंस्ट्रक्टिव काम किया था। फर्स्ट पॉलिटिकल किंग होने की वजह से साम्राज्य के शासन प्रशासन को अच्छी तरह से बनाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त का महामंत्री था, इसलिए चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त काम किया करता था, चाणक्य की सलाह पर काम किया जाता था। चाणक्य को महामत्य बनाया था, यह महामत्य थे। बच्चों महामत्य आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर था। पीएम माने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार का भी महामंत्री था। तो ये महामंत्री किसके और किसके थे बच्चे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे और बिंदुसार के भी थे। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का भी महामंत्री चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य का शिष्य राधागुप्त अशोक का महामंत्री था। चलें आगे की तरफ। अगले पॉइंट में अगर आप देखें तो 305 बीसी में इस समय चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस नेक्टर, ग्रीक किंग ऑफ सीरिया, ग्रीक किंग ऑफ सीरिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया। बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में, सीरिया आज की डेट में मिडिल एशिया में है, सीरिया में इस समय यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था। सीरिया की कैपिटल आप जानते हैं दमिश्क, इंग्लिश में डेमेस्कस कहते हैं। वर्ल्ड में सबसे पुरानी कैपिटल है, आज भी दमिश्क इसकी कैपिटल है। और जिस समय की बात कर रहे हैं ना, इस समय भी सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस थी। यहां पर एक यूनानी किंग सेल्यूकस निकेटर आया, इसका बॉर्डर सिजियम के बॉर्डर से टकराया, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सेल्यूकस निकेटर हार गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन से शादी कर दिया था। सिजियम ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह किया था। चाणक्य तब राजी हुआ जब यह शर्त मान गया चंद्रगुप्त कि हेलेन के पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना दिया जाएगा, हेलेन के पुत्र को चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। इस शर्त पर चाणक्य ने हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी। हेलेन का पुत्र जो था उसका नाम जस्टिन था बच्चों। चंद्रगुप्त हेलेन के पुत्र का नाम जस्टिन था,
जस्टिन हेलेन यूनानी मदर से था। और चंद्रगुप्त पहला इंडियन किंग था जो विदेशी लड़की से शादी किया था। तो सिजियम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसकी पुत्री से शादी किया, और इस उपलक्ष्य में सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में तमाम क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए थे। अराकोशिया, जेड्रोशिया, इन एरियाज को दहेज के रूप में इंडिया में शामिल किया गया था। यही नहीं, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने ग्रीक भाषा में इंडिका नामक किताब लिखा था। इंडिका किताब में भारत के समाज के बारे में, भारत के सोशल कंडीशंस के बारे में, इंडिका में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इंडिका में बेहद फेमस किताब है। तो ये बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। सिडियम की शादी किससे हुआ? हेलेन से या हेलेना से, और इसकी संतान का नाम जस्टिन था। जस्टिन, सिजियम का बेटा। हेलेना, हेलेना इसकी डॉटर थी। हेलेना सेल्यूकस की डॉटर थी। और इस उपलक्ष्य में सिजियम ने सेल्यूकस को 500 एलिफेंट्स भी दिया था। इसके पास एलिफेंट नहीं था, इसलिए हार गया था, और किसी से ना हार पाए, इसलिए इसको 500 वार एलिफेंट्स सिजियम ने सेल्यूकस को दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बच्चों, यह यूनानी राजदूत था, ग्रीक एम्बेसडर था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखा था। यह किताब भारत की सोसाइटी पर लिखी गई बच्चों। यह किताब ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में यह किताब लिखी गई है, और बेहद फेमस किताब है। सो इंडिका में यह कहा कि इंडिया में 7 जातियां हैं। इसका मतलब सेल्यूकस, इसका मतलब मेगास्थनीज को भारत के कास्ट के बारे में पता ही नहीं था। कहा गया कि जिस कास्ट को जिस काम में इसने देखा, जिस व्यक्ति को जिस काम में देखा, उसको एक कास्ट बता दिया। यह भी कहा गया कि इसने भारत में कहा है कि दास प्रथा नहीं थी, इंडिया में दास प्रथा नहीं थी, यह भी इसने कहा है, चूंकि इसको पता ही नहीं था इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका बड़ी फेमस किताब है। इसी के नाम पर इंडिका कार का नाम भी रखा गया है। इंडिया में आने वाला पहला राजदूत पूछा जाए तो मेगास्थनीज लगाइएगा। फर्स्ट मैसेंजर या फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया सेल्यूकस ने भेजा था, ग्रीक मैसेंजर था, में सिजियम के दरबार में आया था। और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत दफा यह प्रश्न पूछा गया है। आपको आगे की तरफ बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। आप शायद जानते हो, चंद्रगुप्त के शासनकाल के कुछ वर्ष बाद एक भयंकर अकाल पड़ा था। कहा गया कि यह अकाल 12 वर्ष का था। इस अकाल में बहुत से लोग मारे गए। अंत में जैन विद्वान भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण के कर्नाटक में जाएं और वहां पर चंद्रसिरी पर्वत पर तपस्या करें तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। जैन विद्वान भद्रबाहु की बात मानकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट को पुत्र के हवाले करके दक्षिण के श्रवणबेलगोला में पहुंच गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रसिरी पर्वत पर तपस्या करने लगे, भूखे प्यासे रहकर। अंत में 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो अंतिम समय में, इस समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था।
पहले हिंदू रहा होगा, लेकिन अंत में जैनी बन गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला पहुंच गया। श्रवण बेलगोला बच्चों यह कर्नाटका में है। श्रवण बेलगोला में चंदश्री पर्वत पर चंदश्री पर्वत पर, ये चंदश्री ऐसे भी लिख सकते हैं, चंदश्री पर्वत पर इन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया और फिर यहीं पर मोक्ष प्राप्त कर गए। जैनी लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो अंतिम समय में मोक्ष कहां मिला? श्रवण बेलगोला में। आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे अधिक जैनी यहीं पर पाएंगे आपको। दिगंबर संप्रदाय वाले जैन धर्म के ज्यादा लोग हैं। तो अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त किया। जब ये मोक्ष प्राप्त कर लिए तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में लौट आए। तो उस समय उत्तर भारत में स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैन लोग रह रहे थे। स्थूलभद्र ने भद्रबाहु पर कमेंट किया, टॉन्ट किया कि जब तो अकाल पड़ा तो दक्षिण की ओर चले गए, अब जब अकाल समाप्त हो गया तो मुख उठा के फिर चले आए उत्तर की ओर। इस बात से भद्रबाहु बुरा मान गए, अपने अनुयायियों के साथ परमानेंट वो दक्षिण चले गए और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दिगंबर संप्रदाय का गढ़ बना दिया। भद्रबाहु दक्षिण में चले गए, दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र उत्तर में रह गए, श्वेतांबर कहलाए। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, उत्तर भारत में रह गए, नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया, दक्षिण में चले गए। दिशाओं को कपड़ा माना, दिग माने दिशाएं, अंबर माने कपड़ा, ये हम आपको बता चुके हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि अंतिम शासनकाल के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो जैन धर्म किसके साथ गए थे यह भी याद रखें, भद्रबाहु के साथ गए थे। जैन विद्वान थे ये, और इन्होंने किताब लिखा है, बुक का नाम है कल्पसूत्र। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक किताब लिखा है, दिगंबर संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए है। तो बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी बना बच्चों। सीजीएम के मोक्ष प्राप्त करने के बाद सीजीएम का बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा, 24 साल तक शासन किया है। तो बच्चों बिंदुसार दो सौ 98 बीसी से 273 बीसी तक इसका शासनकाल है। बिंदुसार याद रखें, इनके फॉरहेड पर, इनकी ललाट पर बिंदु पड़ गया था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। दरअसल यह कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में जहर मिलाकर के खिलाता था, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी इम्यून हो जाए, कोई दुश्मन उसे भोजन में जहर न खिला दे। थोड़ा थोड़ा करके चंद्रगुप्त को चाणक्य जहर दिया करता था भोजन में। यह बात चंद्रगुप्त को भी पता नहीं थी। एक बार उसकी वाइफ, चंद्रगुप्त की वाइफ दुर्धरा नाम था उसका, बिंदुसार की मम्मी दुर्धरा, एक बार दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, तो चंद्रगुप्त ने अपना भोजन अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ शेयर कर लिया। जहरीला भोजन था वो, चंद्रगुप्त को तो पता ही नहीं लगता था, इम्यून हो चुका था। दुर्धरा को जब खिलाया साथ में, तो दुर्धरा की तबीयत बिगड़ने लगी। चाणक्य को खबर दिया गया, भागकर चाणक्य आए। बच्चे को बचाने के लिए दुर्धरा का पेट चिड़वा करके बच्चे को निकालकर
फिर बकरे के लेदर और ब्लड वगैरह में कुछ केमिकली उसको रखा गया, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे को निकाल लिया गया और दुर्धरा मर गई थी। उस जहर का असर बच्चे के लीलाट पर पड़ गया, फॉरहेड पर पड़ गया, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इस बात की खबर जब बिंदुसार को पता चली, उसके दरबारियों ने बिंदुसार के कान भर दिए कि तुम्हारी मदर की हत्या चाणक्य ने किया था, पेट चीरकर उसको मार दिया। यह नहीं बताया क्यों मरवाया। तो जब इसको कान भर दिए तो बाद में इसने चाणक्य से रुष्ट हो गया था और चाणक्य को मंत्री पद से हटा दिया था। चाणक्य को रिपेंट करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए दरबार से भी निकाल दिया था। बाद में जब उसको यह पता चली, उसको बचाने के लिए चाणक्य ने उसकी मम्मी को मार दिया, तो फिर से चाणक्य को दरबार में बुलाया, माफी वगैरह मांगा, मंत्री का पद फिर से दे दिया था। तो इसकी मदर का नाम पूछें, दुर्धरा, यह इसकी मदर थी। और बिंदुसार को अमित्र चेट भी इसका नाम है, अमित्र चेट, अमित्र चेट, या और भी नाम है अमित्र घात, या फिर अमित्र खाद भी इसका नाम है। इसका मतलब जिसकी कोई शत्रु ना हो, इट मीन्स हु हैड नो एनिमीज, जिसके कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि उसने अपने किंगडम को, दुश्मनों को हराकर अपने अंडर में कर लिया था। एक बात और यहां देखें, ग्रीक भाषा में बिंदुसार को सेंड्रो एंड्रोकोप्टस कहा गया बच्चों। ग्रीक भाषा कोप्टस, एंड्रोकोप्टस, ये बिंदुसार को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रीक में ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस कहलाएगा। सेल्यूकस की पुत्री से शादी किया था। ग्रीक वाले इसको सेंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्टस कहते थे। इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। देखिए बड़ा माइनर अंतर है। ये सेंड्रोकोटस अथवा एंड्रोकोटस, यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया बच्चों। ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, इसको सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस कहा गया है। ट्रांसलेट करें बिंदुसार, चंद्रगुप्त, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु होता नहीं, तो इस तरह से सेंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्टस या सेंड्रोकोप्टस इसको कहते हैं। सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा गया है। केवल पी का अंतर है, बस पी का अंतर है। तो ये बिंदुसार लगभग 24 साल तक शासन किया था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था। सुसीम के खिलाफ जनता रुष्ट हो गई और विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सुसीम दबा नहीं पाया। दिन अवंती राष्ट्र के गवर्नर अशोक को बुलाया गया, उसे तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला उत्तरापद की कैपिटल में अशोक को भेजा गया। अशोक ने तक्षशिला के भयंकर विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया। अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में
दो जगह का गवर्नर था, अवंती राष्ट्र का और उत्तरापथ का। पहले अवंती राष्ट्र में था, बाद में इसको तक्षशिला में भेजा गया। तो बिंदुसार के शासनकाल में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो बच्चों, बिंदुसार के शासनकाल में अवंती राष्ट्र में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अशोक ने इसको दबाया था। अशोका सप्रेस्ड द रेबेल ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला उत्तरापथ की कैपिटल थी और अशोक अपने पिता के समय में दो जगह का गवर्नर था। कहां कहां का? अवंती राष्ट्र का और बच्चों तक्षशिला का, यानी उत्तरापथ का। तो पिता के शासनकाल में अशोक दो जगह का गवर्नर था। तो इसी से अनुमान लगाया गया कि अशोक अगला उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि बाकी सुसीम, सुमन या जो और भी बच्चे थे, जस्टिन को तो उत्तराधिकार देना नहीं था। तो बिंदुसार का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, अशोक का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं, आपको अशोक की तरफ लिए चलते हैं। अशोक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे कोई डाउट है पूछें, आपका कोई कमेंट है? मैं देखा नहीं हूं, कमेंट देख लेता हूं। कोई प्रॉब्लम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते, पूछ सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आप लोगों को, ना आना चाहिए, क्योंकि आप सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करा रहे हैं बच्चों। बिंदुसार के डेथ के बाद अशोक सत्ता में आया। तो अब हम आप अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है सारा प्राचीन काल में। अशोका 273 से 232 बीसी तक बच्चों अशोक का शासनकाल था। अशोक का मतलब जिसको कोई शोक ना हो, ना अशोक, अर्थात जिसे कोई शोक ना हो, जिसे कोई दुख कष्ट ना हो। सत्ता में आने के बाद आपको बताते हैं, सत्ता में आने के बाद अशोक ने 4 वर्ष का सिविल वार लड़ा था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है अशोक, इस पे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो 305 बीसी में पैदा हुआ था, 305 बीसी में इसका जन्म हुआ था। मदर का नाम इसकी सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, कहीं कहीं धर्मा भी कहा गया है, धम्मा या धर्मा। इसकी मदर का नाम बच्चों, ये इसकी मदर का नाम है। धर्मा भी कहा जाता है। 4 साल का सिविल वार लड़ा था, गृह युद्ध, अर्थात 4 साल तक लड़ता रहा। बिंदुसार की डेथ के बाद अशोक के भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने सत्ता पाने के लिए अशोक के खिलाफ इकट्ठा हो गए। अशोक ने 4 साल के सिविल वार में अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। 4 इयर्स के सिविल वार में 99 स्टेप ब्रदर्स को मारा, but did not kill his real brother. Real brother of Ashoka was Vigta Ashok, also called as Tis.
अशोक ने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया, अपने सगे भाई विगताशोक अथवा कहीं कहीं उसको तिस्स भी कहते हैं, उसे नहीं मारा। अशोक विगताशोक सुभद्रांगी से पैदा हुए थे, बाकी 99 स्टेप ब्रदर्स थे, सौतेले भाई थे। उन सबको मार करके उनके सिर कलम करके पटना के पास आगम कुएं में डाल दिया था। आगम कुआं आज भी है, उसका पानी आज भी रेडिश कलर का है, लाल रंग का पानी है बच्चों। उस कुएं का था नहीं है, उसके पानी का कोई लिंक नहीं पता चला है, कहते हैं कि इसका लिंक समुद्र से टच है। तो आगम कुएं में 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर उनके सिर को उसी में डाल दिया था। बट आपसे पूछा जाए कि इसके रियल ब्रदर का नाम बताइए, तो अशोक का सगा भाई विगताशोक अथवा तिस्स था, इसे नहीं मारा था। सो बच्चों, विगताशोक अथवा तिस्स को नहीं मारा, बाकी जितने भी भाई थे सौतेले थे। रियल ब्रदर विगताशोक। विगताशोक अशोक के सगा भाई थे, इसने अशोक का साथ दिया था। 4 साल के सिविल वार के बाद बच्चों 269 बीसी में अशोक ने अपना राजतिलक किया था। तो 4 साल के गृह युद्ध के बाद राजतिलक कब किया? 269 बीसी में। इस वर्ष राजतिलक किया, तो कहीं कहीं उसका शासनकाल यहां से दिखा रहा होगा, कहीं कहीं ये दिखा रहा होगा। कारण यही है कि 4 साल सिविल वार लड़ा, सिविल वार में 99 सौतेले भाइयों को मारा और फिर राजतिलक किया। राजतिलक के 8 साल बाद, राजतिलक के 8 साल बाद बच्चों 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई लड़ा था। राजतिलक के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अशोका डिफीटेड कारुआकी। इस लड़ाई में अशोक ने कारुआकी को हराया था। बच्चों, कारुआकी के बारे में बड़ा विवाद है कि कारुआकी कहां कौन थी। तो कारुआकी कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ कलिंग। कारुआकी वाज द प्रिंसेस ऑफ कलिंग। कलिंग युद्ध से पहले अशोक कारुआकी से प्रेम करता था। कलिंग युद्ध से पहले अशोक कारुआकी से प्रेम करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कारुआकी से विवाह कर लिया था। लड़ाई का कारण आपको बता देते हैं। कलिंग की लड़ाई का कारण, दरअसल कलिंग बिंदुसार के समय में बिंदुसार के अंडर में आ गया था। कलिंग की जनता जैन धर्म को मानती थी। कलिंग में किंग चेदी वंश का राजा नंजराज था। अशोक ने 99 सौतेले भाई मारे थे। इस हत्या से कलिंग की जनता अशोक से नाराज हो गई। अपने कलिंग के किंग नंजराज पर दबाव डाला कि तुम अशोक की अधीनता छोड़ दो, क्योंकि उसने 99 सौतेले भाई मारे हैं, वो हत्यारा है, उसकी अधीनता त्याग दो। कलिंग का किंग नंजराज डर गया, सोचा कहीं अशोक नंजराज को मारकर 100 ना पूरा कर दे। डर गया, जो 99 को नहीं बख्शा, और उसने गुस्ताखी किया उसके अधीनता त्यागने की, तो उसको थोड़ी बख्शेगा। तो बच्चों, इस तरह से नंजराज अशोक की अधीनता नहीं छोड़ा। इस बात से कलिंग की जनता नंजराज से रुष्ट हो गई। नंजराज के खिलाफ जनता ने बगावत कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, किंग नंजराज को मार दिया। नंजराज की पुत्री कारुआकी और उसका छोटा भाई बच गए दोनों।
बाद में कारुआकी ने जनता का नेतृत्व किया, लीडरशिप लिया। इस बात से अशोक को बुरा लग गया। चूंकि कारुआकी अशोक प्रेम करते थे, अशोक के खिलाफ कारुआकी खड़ी हो गई, जनता का साथ देने लगी, अशोक बुरा लग गया। इसलिए अशोक ने 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई में बच्चों 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख पीपल वर किल्ड, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1.5 लाख पीपल वर इंजर्ड, बैडली इंजर्ड, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया, 1 लाख पीपल वर इम्प्रिजन्ड बाय अशोका। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोग बंधक बना लिए गए। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक ने डिसाइड किया कि भविष्य में वह लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। कलिंग की लड़ाई अशोक की लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट लड़ाई थी, चूंकि यह सिविल वार था। अशोक ने अपने जीवन में एकमात्र लड़ाई लड़ा, कलिंग की लड़ाई। इस लड़ाई ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। हार्ट ऑफ अशोका मेल्टेड and Ashoka was converted into Bauddha religion by Bauddha scholar उपगुप्ता। उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान ने अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया। जिस समय अशोक चिंता में डूबा था, उसी समय एक बौद्ध विद्वान उपगुप्त अशोक के पास आया, अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया। अशोक ने कारुआकी शिक्षा। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसी लड़ाइयों के बाद प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने की वजह से बना हो सकता है। पहले प्रेम, लड़ाई, फिर विवाह। तो कलिंग युद्ध के बाद कारुआकी से शादी किया, अशोक ने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया। अशोक डिसाइडेड इन फ्यूचर कि वह भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। सो बच्चों, अशोका डिसाइडेड कल्चरल कॉन्केस्ट इन प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्केस्ट। भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। अशोक पहला किंग है जिसने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बनाया था। तो कलिंग की लड़ाई अशोक के लाइफ को बदल दिया, चेंज द लाइफ ऑफ अशोका। तो ये 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। एक तो यह है उपगुप्ता, ये पूछा जाता है, इसी ने कन्वर्टेड अशोका। इन बौद्धिज्म, कब? कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। एक तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अशोक ने कारुआकी से शादी कर लिया। अशोका मैरिड विद कारुआकी, कलिंग की राजकुमारी। कारुआकी से विवाह कर लिया। कारुआकी से विवाह कर लिया अशोक ने। और बच्चे, तीसरा, अशोका डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर्ड किया? डिक्लेयर्ड कल्चरल कॉन्केस्ट इन प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्केस्ट। अशोक ने यह भी डिक्लेयर किया कि भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करेगा। तो अशोक ने भेरी घोष माने लड़ाई के स्थान पर धम्म घोष माने धर्म प्रचार की घोषणा किया कि भविष्य में लड़ाई नहीं लड़ेगा। अहिंसा को एडॉप्ट किया, हिंसा पर बैन लगा दिया। अशोक ने एक मंत्रालय बनाया, धर्म महामात्र। कलिंग युद्ध के बाद धर्म महामात्र, यह एक मंत्रालय बना दिया। यह रिलीजियस डिपार्टमेंट था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद
धर्म महामात्र नामक मंत्रालय बनाया। इस मंत्रालय के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल इंडिया में अपितु विश्व में इसका प्रचार किया था। स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। तो फर्स्ट किंग अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। अशोक पहला किंग था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था, यानी बुद्धिज्म को ग्लोबलाइज किया था। फर्स्ट किंग ऐसा। और यही नहीं, अशोक स्वयं धर्माटन किया करता था, धर्म का प्रचार किया करता था। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक उन स्थलों की यात्रा किया जहां जहां बुद्ध गए थे, उन स्थानों की यात्रा किया जहां जहां बुद्ध गए थे। और धर्माटन इसके मंत्रालय के लोग भी करते थे। तो अशोक पहला किंग था इस टाइप का। और अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। कलिंग युद्ध के 10 वर्ष बाद यानी 251 बीसी में अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था। यानी इस समय बच्चों 251 कलिंग युद्ध 10 साल घटा दीजिए, 261 में हुआ था कलिंग युद्ध, 10 साल घटा दीजिए 251 हो जाएगा। तो 10 साल बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तृतीय बौद्ध सम्मेलन बुलाया था इसने, तृतीय बौद्ध सम्मेलन बुलाया। कहां पर बुलाया? पाटलिपुत्र में बुलाया था। इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस्स ने किया था। मोग्गलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता किया था। बौद्ध विद्वान मोग्गलीपुत्र तिस्स ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किया था। तो बच्चों आज इतना ही इस सेशन में, अगले सेशन में आगे बढ़ाएंगे। सीजीएम की पत्नी का नाम, सीजीएम की पत्नी का नाम तो बताया बच्चे, दुर्धरा थी और हेलेना थी ना। एकता चौहान बेटे, सीजीएम की पत्नी का नाम दुर्धरा, बिंदुसार की मम्मी थी। और एक पत्नी हेलेना, हेलेना से जस्टिन पैदा हुआ था, है ना। दुर्धरा से बिंदुसार पैदा हुआ था। दुर्धरा सीजीएम की पहली पत्नी थी, उसी का बेटा उत्तराधिकारी बना। और हेलेना ग्रीक पत्नी थी, यूनानी पत्नी थी, उसका बेटा जस्टिन था। चाणक्य ने उसको उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया था। ओके बच्चों, तो बस इतना ही आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।